हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र सेट 9 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सेट 1 से लेकर सेट 8 तक कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर दोस्तों ये भुवनेश्वर में स्थित है। तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति ये दोस्तों पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हुमायूं। अगर दोस्तों आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी साथ ही साथ होते चलेगा। किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था? हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन तुगलक। तैमूर लंग ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन तुगलक के समय। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह है? लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह है? लोथल। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपवंश। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपवंश। दीपवंश ग्रंथ के अनुसार अब अशोक ने सिर्फ अपने छोटे भाई को छोड़कर 99 भाइयों की हत्या कर दी, उसके बाद गद्दी को हड़प ली थी। ये दीपवंश ग्रंथ के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज निम्न में से किस के राज दरबार में दूत बनकर आया था? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में दूत बनकर आया था। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अबुल फजल ने दानिश के नाम से किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंचतंत्र। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अबुल फजल ने दानिश के नाम से किया है? पंचतंत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। किस प्रकार की भूमि को अप्रहद कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि। बिना जोती हुई जंगली भूमि को दोस्तों अप्रहद कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था? खेड़ा का युद्ध दोस्तों साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। खेड़ा का युद्ध साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी। सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? वक़्त खान। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति वक़्त खान था, जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक विवियन डेरोजियो थे।
रणजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी? चार्ल्स मेटकॉफ। रणजीत सिंह एवं चार्ल्स मेटकॉफ जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को वेद समाज कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वेद समाज। वेद समाज की स्थापना दोस्तों 1864 ईस्वी में हुई थी। मद्रास में केशव चंद्र सेन और के धरलो नायडू ने इसका स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था? लंदन में। इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन लंदन में किया गया था। 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया था। लंदन में उन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। आगे देख लेंगे हम लोग, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए थे? 1892 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए थे? 1892 ईस्वी में। काकोरी षड्यंत्र कब घटित हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। काकोरी षड्यंत्र घटना 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी नामक स्थान पर हुआ था। इस घटना में राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल आदि को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया था, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद इसमें फरार हो चुके थे या फरार हो गए थे। इस कांड में करीब दोस्तों 30 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वाही सोशलिज्म किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। वाही सोशलिज्म ये जयप्रकाश नारायण की रचना है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका गया? राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी व्हील के विरोध में बम फेंका गया था। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक शासन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना पहले हुई? जो दोस्तों सबसे पहले घटना घटी उसे देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों सैमन कमीशन। सैमन कमीशन का आगमन सबसे पहले हुआ था। फरवरी 1928 ईस्वी में सैमन कमीशन का आगमन हुआ। इसके बाद दांडी मार्च। दांडी मार्च यानी जिसे आप लोग सविनय अवज्ञा प्रारंभ के नाम से भी जानते हैं। दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ ये 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। अगला है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता ये 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 ईस्वी। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था दोस्तों 29 दिसंबर 1931 ईस्वी को। 29 दिसंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति कब हुई थी? अप्रैल 1934 ईस्वी में। अप्रैल 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हो चुकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार। सैमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार था। सर जॉन सैमन की अध्यक्षता में वर्ष 1927 ईस्वी में सैमन कमीशन का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रोलैक्ट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी
गतिविधियों पर रोक। रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक। बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा अरुंडले समिति के अनुशंसा पर। अरुंडले समिति के अनुशंसा पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे। भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में भारत में पहली बार आयकर लगाया गया। जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से। जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? अल्मोड़ा जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? बुद्ध शाक्य दोस्तों ये मस्की अभिलेख में अशोक को कहा गया है। मस्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री हैं। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? शूद्रक ने। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी उपयोग यानी प्रयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? सबसे उचित तरीका दोस्तों बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? यह समझने के लिए कि अभिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है वो सुधार किया जा सकता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? यह समझने के लिए कि अभिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है वो सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि दोस्तों जन्म से 2 वर्ष तक है। शैशव काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। शैशव काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, जिसमें बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? बीज नहीं है साबूदाना, ये दोस्तों बीज नहीं है। इसके अलावा गेहूं, काली मिर्च, सौंफ ये सारे बीज हैं। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? साबूदाना ये बीज नहीं है। इसके अलावा गेहूं, काली मिर्च, सौंफ ये सारे बीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म को दोस्तों देखना है। असम बिहू ये सही है। असम राज्य का लोक नृत्य बिहू है। ओडिशा का दोस्तों लोक नृत्य ओडिसी है। तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। ये दोस्तों आप लोग कुछ राज्य के लोक नृत्य
हम बता रहे हैं, आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टिकोण से ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। असम का लोक नृत्य बिहू, तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम, उड़ीसा का ओडिसी, कर्नाटक का यक्षगान। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सिखाने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, टेढ़ा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? कहवा के लिए। टेढ़ा रोसा मिट्टी कहवा के लिए उपयुक्त होता है। ब्राज़ील में पाए जाने वाली टेढ़ा रोसा मिट्टी कहवा के लिए उपयुक्त होती है। दोस्तों कहवा मिट्टी ये ब्राज़ील में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, दीनदयाल बंदरगाह यानी पोर्ट कहाँ अवस्थित है? ये दोस्तों गुजरात में अवस्थित है। दीनदयाल बंदरगाह ये गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान करें। सूची 1 सूची 2, इसका मिलान हम लोग कर लेते हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, ये हो जाएगा दोस्तों कोलकाता। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये भोपाल हो जाएगा दोस्तों। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र ये देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र दोस्तों ये देहरादून में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये बेंगलुरु में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु हो जाएगा राइट आंसर। एक बार अच्छी तरीके से हम लोग देख लेंगे, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता। नेक्स्ट है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भोपाल। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 देहरादून। और लास्ट है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बेंगलुरु। ये सारे दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से याद करिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को दोस्तों देखना है हमें। इसका आयोजन बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में है किया गया, ये दोस्तों सही है। भारत ने कुल 66 पद जीते, ये दोस्तों गलत है। पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ, ये सही है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3 ये सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 एवं 3 सही है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया, ये राइट है। और पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? विश्वनाथन आनंद को दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानोड़ी लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानोड़ी लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संस्कृति मंत्रालय द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोनोरिया। गोनोरिया एक यौन संचारी जीवाणु संक्रमण रोग है जो सुजाक, निशेरिया, गोनोरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। संक्रमण योनि, गुदा और मुख मैथुन के माध्यम से फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा HIV यानी एड्स का इलाज नहीं है? एड्स का इलाज दोस्तों एड्स का इलाज नहीं है। रक्तदान ये एड्स का इलाज नहीं है। इसके अलावा एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ये है। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी PEP है। ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है। रक्तदान ये एड्स का इलाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग है जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है? गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है रस्ट। रस्ट दोस्तों यह कवक रोग है जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? असत्य फल ये दोस्तों स्ट्रॉबेरी को कहा जाता है। असत्य फल का उदाहरण स्ट्रॉबेरी है। असत्य फल या स्यूडोकॉर्प्स कुछ फलों में न केवल अंडाशय बल्कि कुछ अन्य फलों के हिस्से भी फल में विकसित हो जाते हैं। ऐसे फलों को दोस्तों असत्य फल कहा जाता है। सेब, नाशपाती आदि में खाने योग्य भाग थैलेमस होता है जबकि अंडाशय थैलेमस के अंदर स्थित होता है। कटहल में थैलेमस और फूलों के हिस्से आपस में जुड़कर एक मिश्रित फल बन जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और हम बात कर लेंगे कि असत्य फल एक ऐसा फल है जो किसी फूल के अंडाशय से नहीं बल्कि फूल के अन्य भागों से बनता है। असत्य फलों के कुछ उदाहरण भी हम लोग जान लेंगे जैसे स्ट्रॉबेरी, अंजीर और अनानास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है? रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। पाचन तंत्र में अग्नाशय का कार्य रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना होता है। DNA में कितने नाइट्रोजनी क्षार यानी नाइट्रोजिनस बेसेस पाए जाते हैं? 4। DNA में कुल कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं? थायमीन, साइटोसिन और गुआनिन। अगला देख लेंगे क्वेश्चन हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है? एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति। एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति ये दोस्तों सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? मैग्नीज। मैग्नीज की दोस्तों आवश्यकता होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए मैग्नीज सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। महिला प्रजनन प्रणाली में ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है या उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है LH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित एक हार्मोन है। यह मासिक धर्म चक्र के दौरान अंडाशय से अंडे को मुक्त करने के लिए उत्तेजित करता है। अगले माहवारी से लगभग 14 दिन पहले LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का बढ़ना ओव्यूलेशन को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? नहीं होता है एक्स किरण का, इसका उपयोग दोस्तों नहीं होता है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंग और गामा किरण ये सारे का MRI में उपयोग किया जाता है। सिर्फ एक्स किरण का उपयोग नहीं किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण यानी छोटी जी को प्रभावित नहीं करता है। वस्तु का द्रव्यमान ये गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी को प्रभावित नहीं करता है। इसके अलावा दो वस्तुओं के बीच की दूरी को प्रभावित करता है, ग्रह की त्रिज्या को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है। बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ता है। वायुमंडलीय दबाव दोस्तों ये बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ किसी भी तरल के क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे जैसे वायुमंडलीय दबाव बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वथनांक भी बढ़ता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को याद करके रखिएगा। उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। वह परिघटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है उसे प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी के वातावरण के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है। आकाश का नीला रंग वायुमंडल में विभिन्न गैसीय एवं वाष्प के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, जो अन्य रंगों की तुलना में नीले प्रकाश को अधिक बिखेरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है। इनमें से कोई नहीं। तापमान, ऊंचाई और आर्द्रता सभी कारक हैं जो ध्वनि की गति को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन में ऐसे एक भी कारक नहीं दिए गए हैं जो कि ध्वनि को प्रभावित नहीं करता हो, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि तापमान, ऊंचाई और आर्द्रता ये सारे ऐसे कारक हैं जो ध्वनि की गति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता होती है। राइट आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी एक ऐसी पदार्थ है दोस्तों जिसमें विद्युत चालकता उच्चतम यानी अधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है। हैलाइट। हैलाइट दोस्तों प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग देख लेंगे, निम्नलिखित कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं किया गया है दोस्तों वैसे कथन को हम लोग चूज करेंगे। सबसे हल्की धातु सोडियम है, ये दोस्तों सही सुमेलित नहीं किया गया है। सोडियम सबसे हल्की धातु नहीं है, सोडियम की जगह यहाँ लिथियम होना चाहिए, लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। मूर्खों का सोना दोस्तों आयरन पायराइड को कहा जाता है। आयरन पायराइड को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। वायुयान निर्माण में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। वायुयान निर्माण में दोस्तों मैग्नेशियम और ड्यूरेलियम ये दोनों मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों। मैग्नेशियम और ड्यूरेलियम का प्रयोग वायुयान निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हंसाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। हंसाने के लिए दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। हंसाने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण आंखों में जलन पैदा करती है। एक्रोलीन। एक्रोलीन दोस्तों ये एक रंगहीन तरल है जिसमें तीखी दम घोटने वाली गंध होती है। यह एक जहरीली गैस है जिसके संपर्क में आने पर आँखों त्वचा में गंभीर जलन होती है। एक्रोलीन
अत्यधिक ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, गैसों के आयतन, दाब, भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा आइसोथर्मल्स। गैसों के आयतन, दाब, भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्मल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है, गैर भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ये देख लेंगे दोस्तों। विचार एवं अभिव्यक्ति, ये भारतीय नागरिक को प्राप्त है। शांतिपूर्ण सम्मेलन, ये भी भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये भी भारतीय नागरिक को प्राप्त है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये नहीं प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों की विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन ये दोस्तों सांसद के सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। निम्नलिखित में से यह कथन किनका है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? ये दोस्तों केटी शाह का कथन है। इनका कहना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध का संबंध है? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध का संबंध है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ये ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। ब्रिटिश संविधान से भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है। मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्राधिकार में। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव ये दोस्तों विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। भारतीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? राइट आंसर 44वां संविधान संशोधन। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? ये दोस्तों हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह तक। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा
अनुच्छेद 128 के तहत जारी अध्यादेश सांसद का सत्र प्रारंभ होने के बावजूद 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है। पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 243 के डी। पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 243 के डी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? ये दोस्तों सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है। यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दी है? 8वीं पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दी है? 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये दोस्तों 1992 से 1957 में मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? 2006 से 7 में। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? 2006 से 7 में। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तुएं। इसे दोस्तों शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया जाने वाला व्यय को शामिल किया जाता है। स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन भी शामिल किया जाता है। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी गलत है, मध्यवर्ती वस्तुएं को शामिल नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घोषित कुल बजट परिव्यय कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 79,000 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घोषित कुल बजट परिव्यय 79,000 करोड़ रुपये हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है? रचनात्मक मैदान का उदाहरण हंगरी का मैदान है। हंगरी का मैदान ये दोस्तों रचनात्मक मैदान है। कुछ प्रमुख मैदान क्षेत्र के निर्माण की प्रक्रिया हम बता रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। भारत का विशाल मैदान ये अवसादी जमाव, फ्लोरिडा का मैदान कास्ट मैदान, युगोस्लाविया का मैदान कास्ट मैदान, हंगरी का मैदान रचनात्मक मैदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। विश्व के प्रमुख द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? गलत तथ्य दोस्तों ब्रिटेन पश्चिमी अटलांटिक महासागर, ये दोस्तों गलत है। किसी सागर महासागर या झील में स्थित द्वीपों की श्रृंखला को द्वीप समूह कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से द्वीप समूह के 2 प्रकार देखे जाते हैं। पहला ज्वालामुखीय द्वीप, दूसरा कोरल द्वीप। विश्व के प्रमुख द्वीप समूह के नाम जान लेंगे हम लोग, जैसे ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर, न्यू गिनी पश्चिमी प्रशांत महासागर, मेगास्टर हिंद महासागर, बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर, वेफिन द्वीप उत्तरी ध्रुव महासागर, ब्रिटेन उत्तरी अटलांटिक महासागर। ब्रिटेन में दोस्तों ऑप्शन में दिए गए पश्चिमी अटलांटिक महासागर, ये गलत है। ब्रिटेन में हो जाएंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से भाखड़ा नागल किस राज्य की संयुक्त परियोजना में से एक है? ये हो जाएगा हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से भाखड़ा नागल किस राज्य की संयुक्त परियोजना में से एक है? ये हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की परियोजनाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कुछ दोस्तों हम लोग जनजातीय क्षेत्र देख लेंगे, जैसे गद्दी ये हिमाचल प्रदेश हो गए,
थारू, थारू ये उत्तर प्रदेश हो गए। मुंडा, मुंडा ये झारखंड में पाए जाते हैं। भील जनजाति ये राजस्थान में। जाड़वा अंडमान में। भोटिया सिक्किम में। भोटिया, भोटिया अगर रहेगा दोस्तों ये सिक्किम हो जाएगा, अगर भोटिया रहेगा तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। हाजोंग पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश भारतीय उपमहाद्वीप का एक आदिवासी समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के बंदरगाह का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा निम्नलिखित में से क्या है? कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोची। भारत में 13 मुख्य बंदरगाह हैं, लगभग 200 अन्य छोटे बंदरगाह भी हैं तथा भारत में उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 ये भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 3745 किलोमीटर है। यह उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में दोस्तों कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। काली मिट्टी का निर्माण दोस्तों बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। काली मिट्टी को रैकोर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, क्योंकि इसमें काली कपास मिट्टी भी इसे कहा जाए, काली मिट्टी या रैकोर मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात तथा कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल ये कर्णप्रयाग कहलाता है। कर्णप्रयाग दोस्तों अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। अलकनंदा नदी एवं भागीरथी नदी का संगम देवप्रयाग कहलाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहेगा तो हो जाएगा कर्णप्रयाग। अगर कहा दिया अलकनंदा नदी एवं भागीरथी नदी, तब इसका राइट आंसर होगा संगम देवप्रयाग। और अगर कह दिया अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का संगम स्थल, तो रुद्रप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, अगर अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग। अगर अलकनंदा नदी एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल कहा तब इसका हो जाएगा देवप्रयाग। अगर अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का संगम कहा तो इसका हो जाएगा रुद्रप्रयाग। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पठार भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार दोस्तों भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में भी जाना जाता है। छोटा नागपुर के पठार में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिजों का भंडार गिरिह तथा खनिजों का हृदय भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग सेट 9 को अच्छी तरह से क्लियर कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।